हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 24 ऑफ मई को है और इसी से संबंधित पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि क्यों नहीं हम हिस्ट्री के विगत वर्षों के ट्रेंड एनालिसिस को क्वेश्चन को समझ पाए। और इसी रिगार्डिंग आपने देखा होगा कि हमने 2020 से 25 के ट्रेंड एनालिसिस के लिए एक वीडियो एक शॉर्ट्स के माध्यम से डाला हुआ है। और आज का ये सेशन हिस्ट्री PYQs 2020 मीन्स यूपीएससी 2020 में जितने भी इतिहास के से संबंधित प्रश्न पूछ रहा था उसी के रिगार्डिंग आज का ये सेशन है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाएं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। तो आइए जरा पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। देखो पहला प्रश्न ये है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अब ये युग्म दे रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। देखो बड़ी चीज क्या है, तीन अपने पास ऑप्शन है, परिव्राजक, श्रमण और उपासक, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, परिव्राजक वो लोग रहे जो त्यागी और भ्रमणकारी थे, तो ये तो सही दिख रहा है। श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी थे, तो श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं थे। देखो श्रमण कौन लोग थे, तो श्रमण तपस्वी लोग थे। कौन थे, तो श्रमण तपस्वी लोग थे। श्रवण कौन लोग थे, सन्यासी लोग थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये सत्य की खोज करते करते अपने प्राणों का ये त्याग कर देते थे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। उपासक आपने सुना भी होगा, बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी जो कॉमन लाइफ जी रहा था लेकिन बुद्धिस्ट फॉलोअर था, है ना। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत होता, पहला और तीसरा सही होता। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारे पास बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता, कौन सा उपनाम गौतम बुद्ध के लिए प्रयुक्त होता है। आपको बार बार ये चीजें आपने कई बार देखा भी होगा कि गौतम बुद्ध को कई बार तथागत के नाम से जाना जाता है, कई बार उन्हें भारत का शाक्य मुनि भी कहा जाता है ना। तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन तो अपने पास समझ आ रहे हैं कि दो ऑप्शन है, एक तो शाक्य मुनि, एक तथागत। लेकिन नय पुत्र हमने सुना नहीं है। अच्छा, नय पुत्र किन्हें कहा जाता, तो नय पुत्र कहा जाता था महावीर को। किन्हें कहा जाता था, कहा जाता है कि इनका एक नाम नय पुत्र भी था। महावीर को नय पुत्र इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि ये क्या करते थे, तर्क पे ज्यादा बल देते थे। किस पर बल देते थे सर, तर्क पर ज्यादा बल देते थे, या तर्कों के प्रबल समर्थक थे, है ना। तो तर्कों के प्रबल समर्थक होने के कारण इन्हें नय पुत्र भी कहा गया। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गौतम बुद्ध के संदर्भ में नहीं होगा, केवल 2 और 3 होगा। तो आंसर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप, कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। देखना ध्यान से सर, ये दोनों क्या थे, तो ये एक तरह से भूमि के माप के कॉन्टेक्स्ट में से यूज करा जाता था। ये कब की बात है, तो ये गुप्ता पीरियड की बात है। गुप्ता पीरियड में क्या हुआ सर, तो गुप्ता पीरियड में चूंकि उनका कब्जा भी था, कंट्रोल भी था, तो बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा जाता, तो बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में जो लैंड माप की जाती उससे कुल्यवाप या द्रोणवाप कहा जाता। अच्छा, इसमें भी बड़ी बड़ी चीज है। देखो क्या है, कुल्यवाप किसे कहा जाता, तो कुल्यवाप उसे कहा जाता जो बड़ी बड़ी भूमि में बीज बोने की पद्धति को या बीज बोने के आकार को या उस पूरे भूमि के आकार को कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि ये कुल्यवाप बड़े भूमि की माप की बात कर रहा है, बड़े भूमि की माप की बात कर रहा है। अच्छा, कितनी बड़े भूमि, तो सर 10 से 15 एकड़। कितनी बड़ी भूमि, 10 से 15 एकड़। दूसरा क्या है, द्रोणवाप। अच्छा, द्रोणवाप भी वही है, द्रोणवाप ये भी भूमि माप से संबंधित है, लेकिन ये बड़ी भूमि कुल्यवाप के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, कुल्यवाप से छोटी भूमि अर्थात ये 1 से 2 एकड़ की भूमि में जो बीज बोया जाता था उसी के आकार को क्या कहते थे, कुल्य द्रोणवाप कहते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल के दौरान विष्टि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, विष्टि। अच्छा, विष्टि ये कब की बात है, आपको पता है ये गुप्ता पीरियड वाला एज है। और इस सेंस में क्या कहा जाता है, तो विष्टि उन्हें कहा जाता है जो फोर्स्ड लेबर का काम करते या मजदूरी के बदले किया जाने वाला एक तरह से जबरन श्रम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन नंबर 5, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अच्छा, 1935 के एक्ट आप जब पढ़ेंगे तो उस 1935 के एक्ट में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो अच्छा, ये आंसर भी दिया हुआ है। किसके पास है सर? गवर्नर जनरल के पास है। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि सर डायरकी 1935 एक्ट के माध्यम से कहां शुरू की गई थी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? अच्छा, आप बताओ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब इंग्लैंड में होगा तो इंडस्ट्री की संख्या बढ़ जाएगी, और जब इंडस्ट्री की संख्या बढ़ जाएगी तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो कच्चा माल रॉ मटेरियल, और एक क्या चाहिए, उस कच्चे माल से बने सामान के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता है कि बेचा जा सके, डिमांड सप्लाई का चेन मेंटेन रहे। तो यूज मार्केट और रॉ मटेरियल के लिए ही आप देखे हुए एक कंट्री है जिसका नाम है इंडिया, और इसीलिए इंडिया को गुलाम भी किया जा रहा है। तो जब वहां से कंपनी के, वहां देश इंग्लैंड से बने सामान जब कंपनी के माध्यम से भारत आएंगे तो भारत के जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो तो डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए। डिक्लाइनेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस मुख्य कारण से की गई थी? वेलेस्ली भारत आता है तो वो स्टेटमेंट देता है कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना, सुप्रीम पावर बनाना। किसको? कंपनी को। कहां पर? तो इंडिया में। और इसके लिए कैसे काम करना पड़ेगा? तो उसको प्रशासकों की बात करनी पड़ी होगी, ट्रेंड ऑफिसर की जरूरत पड़ी होगी। तो ट्रेंड ऑफिसर तो वही आएंगे ना जो प्रशिक्षित हों, और प्रशिक्षण के लिए वो क्या करेगा? भारत में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करेगा। तो वह भारत में अपनी प्रशासनिक सेवाओं के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1920 में निम्नलिखित में किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया था? आपको पता है कि जब तिलक जेल में चले गए और फाइनली लखनऊ सेशन, और उसके बाद जब कांग्रेस सुस्त अवस्था में पड़ी थी, तो आपको याद होगा कि होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया गया, है ना। होम रूल मूवमेंट का एक ही लक्ष्य था जिसका नाम था स्वशासन को प्राप्त करना। अच्छा, ये दो लोग क्या कर रहे थे? रन कर रहे थे। एक तरफ तिलक और एक तरफ एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पूरे भारत में 200 से ज्यादा ब्रांचेस बना लिए थे उन्होंने। लेकिन आपको एक और चीज याद होगा कि 1917 में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, आपको याद है? तो एक मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आता है 1917 में, और वो कहता है कि हम भारत को क्या करेंगे? क्रमागत स्वराज देंगे। सिक्वेंसली क्या करेंगे? हम आपको स्वराज देंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि आगे चलकर 1920 का जो केस है, एनी बेसेंट वाला कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है? तो यही जो ऑल इंडिया होम रूल है, इसी ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया? स्वराज सभा। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का ए। आप क्वेश्चन के लेवल को देखोगे ना सर, तो आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि जहां भी आप पढ़ रहे हो, है ना, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हो वह सिर्फ आपको ट्रेडिशनल पढ़ाया जा रहा है। बस आप इतनी बातें ध्यान रखना। सारा गेम टीआरपी का है, समझ रहे हो? सारा का सारा गेम टीआरपी को है। संस्था को विशेष मतलब नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है, आपके कितने रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है ना। तो आप थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिएगा, आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, एक और देखना, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परमिता शब्द का सही विवरण क्या है? देखो, परमिता क्या है सर? तो परमिता, आपने एक वर्ड सुना होगा बोधिसत्व, है ना। तो बोधिसत्व का यह एक कॉन्सेप्ट आता है। बोधिसत्व का ये कॉन्सेप्ट है क्या? परमिता। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हम जो भी काम करेंगे वो परफेक्शन के लेवल पे करेंगे, उत्कृष्टता के लेवल पे करेंगे, जो भी काम करेंगे वो एक्सेलेंस के लेवल पे करेंगे।
ठीक है। तो इस टर्म में आप इस बात को ध्यान देना, बोधिसत्व के कॉन्टेक्स्ट में ये एक कॉन्सेप्ट आता है परमिता। तो इसमें 4 ऑप्शन जो है उसमें एक सी ऑप्शन अपने पास दिख रहा है, वे पूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का मार्ग प्रशस्त हुआ। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत के आर्थिक इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में अर्घट्टा, अच्छा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो ये तो पढ़ा होगा, ये इतनी बार पूछ लिया अर्घट्टा की, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, है ना। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अर्घट्टा क्या था, ये एक जल पहिया था, वाटर व्हील था। क्या था सर? ये वाटर व्हील था, जल पहिया, या इसे रहट भी कहते हैं, है ना। देखो होता क्या था, एक चक्र होता था और उस चक्र में सर्किल में चारों तरफ बकेट बाल्टियां लगी होती थी और फिर उसको बैल या फिर बड़े जानवर उसको मूव करते थे और वो मूव करते करते क्या होता, वो पानी भरता और पानी भर के फिर वो उस नली में डालते चला जाता। बिहार में उसको अलग अलग वे में कहा जाता है, हमारे साइड उसको हम लोग जब छोटे थे तो दादा लोग ऐसे यूज करते थे तो उन्हें ढेकी वगैरह यूज कहते थे, है ना। जो कुएं से एक आपने देखा होगा कि यू शेप में था ऐसे बड़ा सा और उससे पानी में डालकर फिर उसे नाली में डाला जाता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा कथन बुद्ध के उपदेशों के संदर्भ में सही है? देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है अपने पास और इस 2 ऑप्शन में ध्यान देना। एक को और क्या कह रहा है, लोक उत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांघिक द्वारा बुद्ध के देवत्व और ऊपर ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसको आप समझो। देखो सेकंड बौद्ध संगति हुई और सेकंड बौद्ध संगति हुई तो वहां पे 2 चीज आगे निकल कर आए, एक है स्थाविरवादी और एक थे महासांघिक। ठीक है, यही 2 थे। अच्छा स्थाविरवादी वो थे जो रूढ़िवादी थे, जो बौद्ध धर्म के नियमों को बड़े कड़ाई से पालन करते थे, और दूसरी तरफ जो महासांघिक थे ये लिबरल थे। ये लिबरल थे और कुछ चीजों में छूट मांगते थे, जैसे सोने के सेंस में, खाने के सेंस में, है ना। और यही कहा जाता है, यही महासांघिक बौद्ध धर्म को लिबरल के पक्षधर थे, उदारवाद के पक्षधर थे, और धीरे धीरे इन्हीं से जन्म होता है महायान शाखा। ठीक है, आगे चलकर महायान शाखा, और महायान शाखा आपको पता ही है 4th बौद्ध मीटिंग के बाद, और उस 4th बौद्ध मीटिंग में महायान ब्रांचेस ने बुद्ध को गॉड का कॉन्सेप्ट दिया। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, पहला और दूसरा दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अपने पास होता ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए क्योंकि वो करंट से रिलेट कर रहा था, जिसमें एक मिताक्षरा कानून आपने सुना होगा ना। वैसे सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देसेर कथा के कॉन्टेक्स्ट में कथन पे विचार करिए और इसमें कौन से सही है। देखो देसेर, सखाराम देवस्कर जो गणेश देवस्कर थे वो बंगाल के क्रांतिकारी थे, और बंगाल के क्रांतिकारी थे तो उन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे, जिसमें एक देसेर कथा, और भी उन्होंने कुछ चीजें लिखी जैसे एटा कौन जुग, ये बंगला में लिखे एटा कौन जुग, और तिलक को जब जेल हुआ तो तिलकेर मुकदमा की भी बात इन्होंने की। ठीक है, तो इस तरह से अगर बात करें तो ये 2-3 चीजें ध्यान देना। अच्छा ये क्रांतिकारी रहे होंगे तो आप बताओ, क्या पहला स्टेटमेंट पढ़ो, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क के समूहक विजय के विरोध में चेतावनी दी, सही होगा। ठीक है, इसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों को प्रेरित किया, क्रांतिकारी होंगे तो प्रेरित करेंगे राष्ट्रवाद, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था, क्योंकि बंगाल में उस समय राष्ट्रवाद फल फूल रहा था। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13, और 13 का राइट आंसर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, गांधी इरविन समझौता, और इसमें कौन सा सही कथन है। अच्छा गांधी इरविन समझौता क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और गांधी की भागीदारी कहाँ हो पाए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्यों ऐसी बात है, क्यों, क्योंकि गांधी ने यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, और उस सॉल्ट सत्याग्रह ने पूरा पैन इंडिया मूवमेंट खड़ा कर दिया है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी किसको है, ब्रिटिशर्स को है, और ब्रिटिशर्स को है तो फिर लिबरल्स को भारत भेजा जा रहा है, और लिबरल जब भारत आ रहे हैं तो वो फाइनली गांधी के साथ, और गांधी और लॉर्ड इरविन जो कि उस समय का वाइसराय वो है, तो लॉर्ड इरविन और गांधी के साथ
समझौता होता है और इसी समझौता को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इसमें क्या था सर, कांग्रेस को निमंत्रण देना था किसके लिए, पार्टिसिपेटिंग इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को निमंत्रण, पहला सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी अध्यादेशों को वापस लेना, गांधी जब जाएंगे तो आंदोलन स्थगित होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। पुलिस की ज्यादतियों की जांच हेतु गांधी के सुझाव को स्वीकार करना, पुलिस की जात बताओ, ब्रिटिशर्स कभी भी ये मानेंगे कि हमारी पुलिस, हमारे ऑफिसर ज्यादती कर रहे हैं, वो ज्यादती नहीं करेंगे तो नेशनलिज्म डाउन कैसे होगा, समझ पा रहे हो। तो पुलिस की ज्यादतियों को गांधी ने सुझाव तो दिया लेकिन उसको स्वीकार अंग्रेजों ने नहीं किया, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होता। केवल उन कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। आप बुक में पढ़ते होंगे केवल राजनीतिक कैदी ही आजाद किए गए, मीन्स जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। तो चौथा स्टेटमेंट सही। हमारे पास आंसर क्या है, 1, 2 और 4। 1, 2, 4 कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर बी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत में हुंडी के स्वरूप का अर्थ क्या था। अच्छा, हुंडी बार बार हम सुनते हैं ना सर। अच्छा, गांव में एक हुंडा चलता था, आपको पता है, गांव में एक हुंडा चलता था बहुत पहले, मुझे लगता है 2008-9 के आसपास, है ना। तो हुंडी, आज के समय में हुंडी क्या है, आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। आज के समय में हुंडी चेक है, आज के समय में हुंडी वर्तमान संदर्भ में तो डिमांड ड्राफ्ट है ना, डीडी है। तो ये क्या था सर, तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, एक विनिमय पत्र था। और ये कब से शुरू हुआ, तो आप देखना ये 12वीं सदी से शुरू हुआ सर, 12वीं शताब्दी से शुरू होकर 18वीं सदी तक ये प्रचलित रहा पूरे एशिया, मध्य एशिया में खासकर, तो ये पूरे मध्य एशिया में प्रचलित रहा। ठीक है, तो हमारा ये प्लान यही है। आज का ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ समाप्त होता है। अच्छा, ये सारी चीजें कराने के पीछे का पर्पस क्या है, आप इस बात को समझो। बहुत सारे PYQs आप देखोगे तो थोड़ी सी आपकी सीढ़ी आसान हो जाती है यूपीएससी में खासकर, है ना। तो अभी ये आज का जो सेशन था ये 2020 के हम यूपीएससी PYQs को एनालिसिस कर रहे थे हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद हमारी कोशिश रहेगी 2021 को लेकर आ जाए, फिर आगे 22 को और अप टू 25 तक। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे 2015 से 16 अप टू कहाँ तक सर, तो 2019 तक। ठीक है, जब ये हम कर देंगे तो उसके बाद जो PYQs में अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है, तो उस ट्रेंड टॉपिक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपको लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे इसी माध्यम में, इसी पैटर्न पे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, तो कुछ हमारे और भी सब्जेक्ट हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा हाथ ठीक है मेरा। तो इकोनॉमी में हम आपको बजट में बहुत शॉर्ट बजट बता देंगे आपको कि कुछ पॉइंट वहां से आ जाए, और उसके बाद इकोनॉमी का करंट अफेयर कोशिश है कि